नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 पिछले वर्षों के प्रश्नों को कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्न आपके PYQs हैं। सभी प्रश्न आपके रेलवे भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी प्रश्न आपके आगामी जो ग्रुप डी परीक्षा होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? बेहतरीन प्रश्न है। रेलवे भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ये डेट आपको याद रखना है, 1976। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को हम छाता विधान या अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध है रेशम की खेती से, यानी कि रेशम के जो कीट होते हैं उनकी जो खेती है सेरीकल्चर के अंतर्गत की जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है यह करी गई थी किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आत्माराम पांडुरंग ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। वहीं ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं, ज्योतिबा फुले, इनके द्वारा जो है 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की जो है स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। वहीं ऑप्शन डी जो आपके सामने दिया गया है, राजा राम मोहन रॉय, इनके द्वारा जो है किसकी स्थापना करी गई थी? तो इनके द्वारा जो है स्थापना करी गई थी, आप लोग को याद रखना है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है 1828 ईस्वी में करी गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि से तटरेखा सबसे लंबी है? तो यहाँ पे कोस्ट लाइन की बात हो रही है, तटरेखा की बात हो रही है कि वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो आप याद रखिएगा, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा गुजरात। गुजरात की जो तटरेखा है सबसे लंबी है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। वहीं गोवा की जो तटरेखा है भारत में सबसे छोटी है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वहीं आंध्र प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। और दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। यहाँ पे हम भारत के राज्यों की बात कर रहे हैं। वहीं पूरे विश्व की बात करें कि पूरे विश्व में किस देश की जो तटरेखा है सर्वाधिक लंबी है, तो कनाडा। कनाडा देश की जो तटरेखा है पूरे विश्व में सबसे लंबी है। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शिमला में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शिमला। सबरीमाला मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो केरल में यह इम्पोर्टेंट टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है सबरीमाला मंदिर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कुडनकुलम नाभिकी विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह जो कुडनकुलम नाभिकी विद्युत परियोजना है यह आपको मिलेगी तमिलनाडु राज्य में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक और नाभिकीय विद्युत परियोजना जिसका नाम है कलपक्कम। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। कलपक्कम और कुडनकुलम दोनों ही आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएंगे। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की जो मात्रा है किस इकाई के अंतर्गत मापी जाती है, आपसे पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको हम मोल में मापते हैं। किसमें? तो मोल में जो है पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोल, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं कैंडेला में हम क्या मापते हैं? तो कैंडेला में जो है ज्योति तीव्रता को मापा, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च किया था।
तो आपको बताना है कि जो दांडी मार्च है यह गुजरात के किस जिले में अवस्थित है, इसकी लोकेशन आपको बतानी है। तो दांडी आपको गुजरात के नवसारी जिले में मिलेगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा जो नमक मार्च है, जिसको हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, यह 12 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। 12 अप्रैल 1930 को यह यात्रा शुरू हुई थी। कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से इसको स्टार्ट किया गया था। साबरमती आश्रम से यह यात्रा स्टार्ट हुई थी। और किस दिन को यह दांडी पहुंचती है? तो महात्मा गांधी साबरमती से अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है 6 अप्रैल को पहुंचते हैं। कहाँ पर? तो समुद्र के तट के निकट यह गांव आपको मिलेगा दांडी यहाँ पे पहुंचते हैं। और दांडी में ही जो है नमक कानून को महात्मा गांधी ने तोड़ा था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो दांडी जो है गुजरात के नवसारी जिले में अवस्थित है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं और इसे लेकर रहूंगा, यह फेमस कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो फेमस कथन है कहा गया है किसके द्वारा? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। उबंटू क्या है? तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओएस है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में जो यूआरएल का प्रयोग होता है, तो यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है यहाँ पे पूछा गया है। तो यूआरएल का पूरा नाम क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत करी थी? तो मार्स ऑर्बिटल मिशन की जो शुरुआत है इसरो के द्वारा कब करी गई थी? यहाँ पे डिटेल को आप देख सकते हैं। तो इसरो के द्वारा 2013 में जो है 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत करी गई थी। इसे जो है हम मंगलयान के नाम से भी जानते हैं। तथा इस मिशन को जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV रॉकेट के मदद से लॉन्च किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो 5 नवंबर 2013 को इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे मंगलयान की बात हो रही है। और चित्रकला की जो पट्टचित्र शैली है किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय यह कला है? तो यह उड़ीसा की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है, जिसको हम चित्रकला की पट्टचित्र शैली के नाम से जानते हैं। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यहाँ की, यानी कि यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात हो रही है। तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा द हेग में। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? यहाँ पे लोकेशन पूछी गई है कि जो फेमस गोबी मरुस्थल है, गोबी रेगिस्तान है, यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप सभी को याद रखना है जो फेमस गोबी मरुस्थल है इसकी लोकेशन आप याद रखिएगा। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप का यह एक इम्पॉर्टेंट मरुस्थल है जिसका नाम है गोबी मरुस्थल। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि जो फेमस गोबी रेगिस्तान है, गोबी मरुस्थल है, यह किन देशों में फैला हुआ है, इसकी लोकेशन आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। राज तरंगड़ी का राइटर कौन है, लेखक कौन है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो यह काफ़ी फेमस पुस्तक है। इस पुस्तक के माध्यम से हमको कश्मीर का इतिहास पता चलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्हड़ के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है, जिसका नाम है राज तरंगिणी। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जिसमें से पानीपत का जो दूसरा युद्ध था यह अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था 1556 में। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला युद्ध 1526 में हुआ था और तीसरा युद्ध जो है 1761 में हुआ था। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे डिटेल भी आप देख सकते हैं। तो पानीपत का जो पहला युद्ध था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था।
बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो पानीपत का जो पहला युद्ध है इतिहास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी युद्ध को जीतने के बाद जो बाबर था इसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। दूसरा युद्ध होता है पानीपत का 5 नवंबर 1556 को, और पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में मराठा शासक सदाशिवराव भाऊ और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य, और इस युद्ध में मराठा हार जाते हैं और अब्दाली जीत जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी? आपसे पूछा जा रहा है कि वह सिख गुरु कौन है जिसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना करी गई थी। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना है। तो जो खालसा पंथ है इसकी जो स्थापना है किसके द्वारा करी गई थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, इन्हीं के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना करी गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। इनको जो है सिखों का 10वां एवं अंतिम गुरु कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 550 है। तो आप लोग याद रखिएगा, पहले यह संख्या 552 हुआ करती थी, जिसमें से 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन समुदाय के होते थे ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, परंतु अब 2 एंग्लो इंडियन समुदायों के सदस्यों को अब मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो वर्तमान में 550 जो है अधिकतम सदस्य संख्या हो गई है लोकसभा की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलाई गई थी? तो पहली बार जो वंदे भारत ट्रेन थी यह नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली से वाराणसी, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना को कब शुरू किया गया था? तो 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना को भी स्टार्ट किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2015। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पराग्वे और बोलिविया किस महाद्वीप के 2 लैंड लॉक्ड यानी कि स्थलरुद्ध देश हैं? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ये 2 इम्पॉर्टेंट स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड देश हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा, पराग्वे और बोलिविया। इसमें से वह कौन सा पास है या कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोजिला दर्रा। यह एक ऐसा दर्रा है जो श्रीनगर और लेह को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन आपको याद रखना है यह शुरू किया गया था 1969 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1969 में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा पहला जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है भारत का, इसका नाम क्या है? तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन था। और कहाँ पर स्टार्ट किया गया था इसको? तो महाराष्ट्र में इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट जो कि जर्मनी का एक शहर है यहाँ पर फहराया गया था मैडम भिकाजी कामा के द्वारा, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत कौन लाया था? तो इस झंडे को, जो झंडा जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भिकाजी कामा ने फहराया था, इसको चोरी छिपे भारत लाया गया था इंदुलाल याग्निक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहली बार प्रयास किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इनकी पुस्तक एक काफ़ी फेमस है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको भी आप याद रख सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में हमारे जोड़ा गया था।
किस समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति। ये समिति आप याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर, इनके सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, तथा मौलिक कर्तव्यों को जो है आर्टिकल 51 क में रखा गया था। तो आर्टिकल भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था आपका 1921 से 22 के मध्य, 1921 से 22 के दौरान जो है मोपला विद्रोह हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। एन जो है किस देश की मुद्रा है? एन किस देश की मुद्रा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान की यह मुद्रा है जिसका नाम है एन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही है। 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस देश ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स को जीता हुआ है, मतलब मेजबानी की है? तो 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला देश आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। इसके बारे में आपको याद रखना है, डिटेल आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जो है 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर हम पहले कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो पहला कॉमनवेल्थ गेम्स, हिंदी में इसको हम राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, राष्ट्रमंडल खेलों को ही हम कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हैं। तो पहला जो कॉमनवेल्थ गेम है 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। वहीं भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो है 2010 में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। भारत में पहली बार जो कॉमनवेल्थ गेम है 2010 में आयोजित किए गए थे नई दिल्ली में, तथा अगला जो कॉमनवेल्थ गेम है 2026 में आयोजित किया जाएगा और स्कॉटलैंड के ग्लासगो सिटी में। तो ये सारे फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, टैक्सोनॉमी का जनक हम किसे कहते हैं? तो कार्ल लिनियस को, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जलियांवाला बाग नरसंहार जब हुआ था 1919 में, तो इस समय वायसराय कौन था? तो इस समय वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसी के कार्यकाल में जो है जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। वहीं करजन के समय में क्या हुआ था? करजन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। करजन के समय में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो प्लासी का जो युद्ध था 1757 में लड़ा गया था अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है, मतलब के खिलाफ जो है इस युद्ध को लड़ा था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान को संभाला था, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का कमांडर था रॉबर्ट क्लाइव। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला जो है इस युद्ध में हार जाता है, प्लासी के युद्ध में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह नियम आपका हो जाएगा बायल का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बायल के नियम के अनुसार। कौन सा रंग उर्वरकों में क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरकों में क्रांति से संबंधित कौन सा रंग है? तो धूसर। जो धूसर क्रांति है इसका संबंध उर्वरकों से होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो धूसर रंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, धूसर, यानी कि ऑप्शन सी। 39वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय पूछा गया है कि कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा न्यूयॉर्क शहर में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। 1945 में स्थापना हुई थी
और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट यानी कि अस्थायी होते हैं और 10 नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी होते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जिसमें से 10 जो नॉन परमानेंट होते हैं सदस्य, ये प्रत्येक 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं जो 5 अस्थायी देश हैं, कौन कौन से हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य हैं इस सुरक्षा परिषद के: चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइंस्टीन ने जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। 41वां प्रश्न आपके सामने है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो मुंबई में है। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने जो है पहली बार भारत की संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न आपके सामने है, 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य अवस्थित है? आपको बताना है कि जो 49वीं समानांतर रेखा है यह किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अमेरिका और कनाडा के मध्य। ये 2 देश हैं जिनके मध्य आपको 49वीं समानांतर रेखा देखने को मिल जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका और कनाडा के मध्य, यानी कि ऑप्शन ए। निम्न में से कौन पहला भारतीय संचार उपग्रह है? तो भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा हो जाएगा? एप्पल। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो एप्पल है यह भारत का पहला संचार उपग्रह है। तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी कि संचार उपग्रह जिसका नाम है एप्पल, इसे आप याद रखिएगा। एप्पल का पूरा नाम क्या था? तो एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसे जो है एरियन 1 वाहन से 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। यह इसरो का पहला स्वदेशी और प्रायोगिक संचार उपग्रह था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के बीजापुर में। कर्नाटक के बीजापुर में आपको गोल गुंबद देखने को मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और लीचेन जो होते हैं ये किसके सूचक होते हैं? तो ये वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण के। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फायर ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? तो यह जो रोग है आपको एप्पल में यानी कि सेब में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यूनेस्को के द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? यानी कि विश्व धरोहर स्थल जो है कब घोषित किया गया था? जो सांची का स्तूप है उसको। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1989 में। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 1989 में यूनेस्को के द्वारा सांची स्तूप को जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1989 में। तथा जो सांची का स्तूप है फेमस, और यह आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1989। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम बार वर्ष 1983 में जो है एलोरा की गुफाओं को जो है विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा 1983 में 2 अन्य स्थलों को जो है विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। और यहाँ पे हमने बात कर ली एलोरा की। इसके अलावा ताजमहल, आगरा का जो ताजमहल है उसको, और जो अजंता की गुफाएं हैं उसको, इन दोनों को, सॉरी यहाँ पर एक सेकेंड। तो यहाँ पे 1983 में अजंता और एलोरा की गुफाएं हो गई, आगरा का ताजमहल हो गया और आगरा का किला। इन चारों को ही जो है 1983 में जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका मतलब यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा। सर्वप्रथम बार भारत में 1983 में एलोरा की गुफाओं को जो है विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। और ठीक इसी वर्ष में 3 अन्य साइट्स को, अजंता की गुफाएं, आगरा का किला और आगरा का ताजमहल, इनको भी 1983 में ही विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। वहीं भारत का एकदम लेटेस्ट का 83वां विश्व विरासत स्थल कौन सा यूनेस्को का?
तो चराईदेव मोईदाम, यह असम में आपको देखने को मिलेगा। यह एक कल्चरल साइट है, यानी कि सांस्कृतिक स्थल है। इसको 2024 में भारत का एकदम नवीनतम विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो शांति निकेतन। यह भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल, इसे सितंबर 2023 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। वहीं भारत का जो 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, इसका नाम है होयसल मंदिर परिषद। ये कर्नाटक के बेलूर, हेलेबीड और सोमनाथपुर में स्थित है। इनको भी 2023 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया था। तो 41वां, 42वां, 43वां एकदम लेटेस्ट के आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। HTTP का पूरा नाम यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होता है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड यह प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको हम बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आज का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस रक्त समूह यानी कि किस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है? तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता हम बोलते हैं AB रक्त समूह को। वहीं सार्वभौमिक दाता कहते हैं हम O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को जो है दाता बोलते हैं। यानी कि ये जो O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं, ये किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं AB रक्त समूह वाले जो व्यक्ति होते हैं, इनको जो है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता हम कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी रक्त समूह से ब्लड ले सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से 50 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। यह वीडियो आपके ग्रुप डी के परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।